Hello everyone, Assalamu alaikum, and today we are with a very interesting topic according to the consumer theory, Marshallian Haction and Slutsky demand curve. First of all, we have to understand that what are these basically. We usually study the simple demand curve with the relationship with the price and quantity demanded. So why we are saying that there are the three different demand curves? Actually the demand curve is the same, but the approach of the drawing to drive the demand curve is different. So in our lecture we discussed that what is Marshallian demand curve, then what is Haction, and then what is Slutsky, and this is basically the graphical approach, number one. And behind this concept, the concept of the income and substitution effect works, because हम ये देखना चाहते हैं कि इनकम के रियल इनकम में चेंज आने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से, and if his or her behavior is rational, so how he or she substitute the goods from A to B, B to A on the basis of the income and price change. तो इसको देखने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले let's suppose if we have the two commodity case X and Y. So we have to discuss the case of the price change, and price change means that the price of commodity X is increasing. अगर हमारी assumption ये है और हम अपने केस को बिल्ड करना चाहते हैं कि price of commodity X is increasing, so what will be? So this is the commodity X, and you just have to recall the previous lecture and we discussed about the indifference curve. And indifference curve we discussed a lot that this is a curve. Here we are saying that at all the points, all the combination of the X and Y is giving the same utility. और जब हमने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी तो हमने कहा कि उसमें बजट कंस्ट्रेंट को डालते हैं, and this is your budget constraint, budget line of commodity X and Y, and whatever the tangent point, whatever the consumption bundle is available on the tangency, we will have that. This is the basically the optimization point. ये हमारा वो बंडल होगा जो ऑप्टिमाइज होगा, जो कंज्यूमर की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा होगा विद इन द गिवन बजट. यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हम कह सकते हैं इजीली कि ये जो हमारा कंजम्पशन बन रहा है लेट्स सपोज X1 का, और ये जो हमारा कंजम्पशन बंडल बन रहा है Y1 का, ये हमारा जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है. यानी कि वी कैन से दैट द X1 एंड द Y1 इज़ बेसिकली द E0, और ये E0 है हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. लेकिन यू नो दैट कि इन द रियल लाइफ, इन द इकोनॉमी, द डिस्टॉर्शन ऑफ द प्राइसेस, प्राइस चेंज, इनकम चेंज इज़ अ कॉमन फिनोमेना. और अब अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं कि फिर कंज्यूमर किस तरह से अपना बिहेव करेगा, तो उसको हम स्टडी करते हैं. और वी देयर सेज दैट कि इसमें मार्शलियन, हैक्शन और स्लट्सकी दी बोथ ऑल थ्री आर वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या दिए हैं और उससे कंज्यूमर बिहेवियर में किस किस तरह से तब्दीली आती है, वी डिस्कस हियर. सो price change, price of commodity X is increasing. So what is the basically general law of demand? General law of demand says that कि अगर किसी commodity की price में इजाफा हो रहा है तो consumer अपनी उस commodity को कम करेगा. अगर वो कम करेगा, so that's mean this is basically the point here with the consumer is consuming. So उसकी जो budget line है वो श्रिंक हो जाएगी. ये आपको जब हमने बजट कंस्ट्रेंट पढ़ाई थी उसमें हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये हमारे पास जो बजट लाइन होती है X एंड Y के दरमियान, और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में इजाफा हो जाए तो उसकी प्राइस में इजाफा होने की वजह से उसकी बजट लाइन जो है वो श्रिंक हो जाती है टूवर्ड द एक्सिस, और जिस कमोडिटी की प्राइस में इजाफा होगा उस तरफ से वो श्रिंक हो जाएगी. ऐसी बात है वो उसमें अपनी कमी वाक़ई करेगा कंजम्पशन में. सो लेट्स सपोज अगर वो बजट लाइन श्रिंक होकर आ जाती है और हम कहते हैं कि वो अब यहाँ पर पहुँच गया है, सो व्हाट विल बी द वेरी सिंपल. इन दिस केस द कंज्यूमर विल नॉट बी ऑन द सेम यूटिलिटी कर्व, और उसका जो एक इक्विलिब्रियम है वो डिफरेंट हो जाएगा और वो एक नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम बना लेगा. बिकॉज क्योंकि देखें
प्राइस चेंज से, और अगर कीपिंग एम कांस्टेंट, तो उस सूरत हाल में उसकी इनकम वही है, प्राइस में इजाफा हुआ तो यकीनन उसकी यूटिलिटी में कमी वाक़ई होगी, और वो एक, एंड इफ ही इज़ ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, सो लेट्स सपोज ही विल बी हियर, लेट्स सपोज, सो इफ वी आर सेइंग दैट दिस इज अ U2, so the new equilibrium point will be achieved, the E2, and on the E2 what is happening, basically the significant reduction in the consumption of X has been observed. From we have moved from X1 to X2. Let's suppose अगर हम X1 के 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो अब हम उसको हाफ कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स, एंड this amount that was reduced due to the price change, and the consumer must have to shift a little bit on the commodity Y, and the new Y2 is achieved, and एक बड़ी अमाउंट के बदले में उसने एक छोटी अमाउंट को उसने Y से सब्सटीट्यूट करा। ये एक बिहेवियर है। अगर हम दो गुड्स यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज व्हीट एंड राइस एंड फ्लोर, दैट्स मीन इफ द कमोडिटी द प्राइस ऑफ द राइस हैज़ बीन इंक्रीज, सो वी मस्ट हैव टू शिफ्ट ऑन दी फ्लो। लेट्स सपोज अगर आपके बंडल में 5 किलो राइस थे और 10 किलो आटा था, और अगर आपकी राइस में आप 3 किलो कम करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फ्लोर पे जाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू ईट, आपको कंजम्पशन तो अपनी पूरी करनी है। और क्यों आपने वो कम किया? डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सो इट्स वेरी सिंपल, प्राइस ऑफ द एक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, द रिडक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द कमोडिटी एक्स, एंड एज अ रिजल्ट लिटिल बिट द एक्स हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द वाई। सो दिस इज बेसिकली द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, के प्राइस कम हुई, उसकी रियल इनकम में कमी वाक़ई हुई, एंड द बजट लाइन हैज़ बीन श्रिंक्ड फ्रॉम हेयर टू देयर, एंड एज अ रिजल्ट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑब्जर्व, कि लिटिल बिट सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑब्जर्व की गई और वो वहाँ पर हो गया। तो नया जो ई नॉट के बाद जो हमारे पास E1 आ रहा है, वो हम देख सकते हैं कि E1 जो है, E1 इज इक्वल टू X2 and Y2. Now we have to think about on the other thing, and we say that what is the role of the Marshallian, Hexian and Slutsky demand curve at this condition? Okay, so Marshallian demand curve, Marshallian approach discussing about the fixed income equilibrium. So this is basically E naught, and we may say that this is basically the impact of Marshallian, कि वो उसने एक जनरल बिहेवियर बात करी कि Marshallian में क्या होता है कि आप एक जनरल बिहेवियर, उसने यहाँ तक स्टडी आपको किया कि ये आपका एक इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर लेते हो आप, और अगर इम्पैक्ट आता है तो कंज्यूमर को एक लोअर इंडिफरेंस कर्व पे अपना इक्विलिब्रियम सेट करना पड़ता है। इससे और आगे हम गए और हमने कंज्यूमर बिहेवियर को मज़ीद स्टडी किया, एंड एट द रिजल्ट वी डिस्कस अबाउट द हेक्सियन। और हेक्सियन ने जो इक्विलिब्रियम बनाने की बात करी, वो इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा बेसिकली आपका E2। E2 अभी तक हमने बनाया नहीं है। सो वी आर गोइंग टू ड्राइव इन अनदर इक्विलिब्रियम ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेक्सियन। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेक्सियन? हेक्सियन सेज दैट if the price has been increased and consumer has declined his utility due to the price increase, so the government have to intervene, and according to the welfare of economics, the consumer must have been compensated. That's why the demand curve we studied is the Hexian demand curve, what the compensated demand curve. आपने वहाँ देखा था कि हमने बात करी थी वहाँ पे कांस्टेंट यूटिलिटी की, और हेक्सियन ये कहता है कि आपको कंज्यूमर को मस्ट कंपनसेट करना होगा और कंपनसेटेड देनी पड़ेगी, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट what type of compensation and how much compensation you have to give to the consumer that he will receive his old previous utility. अब आपने
यहाँ पर U2 बना लिया, यहाँ पर U1 बना लिया, एंड नाउ यू हैव टू इंक्रीज the compensation. So okay, so if you want to give the compensation, so in which way you have to give the compensation? Definitely you have to increase the income. You have to give additional income. So basically this budget line will shift in the parallel direction, and we have to increase this budget line, we have to shift this budget line till this budget line will touch to this indifference utility curve. This is the thing. So now we see that how it will happen. Number one, this is a parallel movement, so we have to draw a parallel budget line in this way. So previous budget line is this, compensated budget line is this. Okay, and if we will find this budget line, so what will be? Basically we are making a new equilibrium, and this is new equilibrium is discussing about here. Okay, interesting. Okay, this is interesting because you are observing that after the compensation the consumer has reaches his its own utility. जो previous वो utility हासिल कर रहा था वहाँ पे पहुँच तो गया है, but the optimization bundle equilibrium is different, because initial equilibrium is E naught, and then the latter we reaches on the equilibrium, it is E2. So it is interesting. So इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंपनसेशन देनी पड़ेगी, और देने के बाद जब हम कंज्यूमर को अपनी पुरानी यूटिलिटी तक पहुंचा देंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो वही बंडल यूज़ कर रहा हो जो वो पहले कर रहा हो. जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो 5 किलो चावल और 10 किलो आटा यूज़ कर रहा था, 5 kg राइस एंड 10 kg फ्लोर, सो नाउ नॉट नेसेसरी डैट कि ही विल अगेन यूज़ दैट बंडल. हाँ, अब वो राइस की प्राइस में इजाफा होने की वजह से अपने राइस में कमी ज़रूर वाक़ई करेगा, लेकिन उतनी कमी वाक़ई नहीं करेगा जितनी वो डायरेक्टली कर रहा था. जैसे मैं दोबारा इस बात को समझाता हूँ. ये आपकी कमोडिटी राइस थी, इसके अंदर इजाफा हो गया. लेट्स सपोज इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये राइस है, और ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये फ्लोर है. अब राइस में प्राइस के इम्पैक्ट की वजह से पहले वो मूव किया x1 टू x2, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट कमी वाक़ई कर दी राइस में, तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई और वो U2 पे आ गया. और प्राइस ना इनकम लिमिटेड होने की वजह से उसने अपने आप को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करने की कोशिश करी, और उसने आटे की कंजम्पशन जो 10 किलो थी वो उसने 11 किलो कर दी. लेकिन हिक्स कहता है कि आप उसकी को कंपनसेट करें ताकि वो अपनी पुरानी यूटिलिटी पे आ जाए. लेकिन एक नई बात देखने को मिलती है कि अगर हम उसको कंपनसेट कर भी दें तो रिजल्टेंटली वो उतना चावल फिर भी यूज़ नहीं करेगा जितना पहले कर रहा था. He will not use that amount of rice that he was using earlier. The reason is this substitution effect. This is the rational behavior. अगर उसकी कमी वाक़ई हुई है प्राइस की वजह से, और वो एक सिग्निफिकेंट रियल इनकम में कमी देख रहा है, तो हिक्स कहता है कि उसको पैसे ज़रूर दो, उसको उसकी इनकम में ओवरऑल लेवल बढ़ाओ, लेकिन इतना बढ़ाओ कि जितना उसको लॉस हुआ है उतना नहीं बढ़ाओ. कि पहले अगर वो 5 kg राइस यूज़ कर रहा था, उसको 5 kg राइस पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है. उसको इतने पैसे दे दो कि वो अपनी यूटिलिटी को अचीव कर ले, और वो एक रैशनल बिहेवियर रखता है. इस लेवल के ऊपर भी वो अपने आप को एक नए बंडल यानी X3 और Y3 पे ले जाएगा. लेकिन ये जब ही होगा कि वो थोड़ी कमी वाक़ई करेगा X में और इजाफा करेगा Y में, और वो अपने आप को दोबारा उसी यूटिलिटी लेवल यानी उसी इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएगा. तो प्राइस के इजाफे से आपको उतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं कि वो अपने दोबारा उतने ही चावल ख़रीदे, वो अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, एंड एज ए रिज़ल्ट उसकी वेलफेयर में कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, बिकॉज कि वो अपने
इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व के अंदर यही है ना कि वो इस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले, उसकी सेटिस्फेक्शन में, उसकी यूटिलिटी में कोई भी कमी वाक़ई नहीं होगी. दिस इज़ द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिग्स. एंड मार्शल सेज दैट कि वो लिमिटेड इनकम पे उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो दिस इज़ बेसिकली E2. नाउ वी डिस्कस अनदर थिंग अबाउट द Slutsky. And what the Slutsky says that, the Slutsky curve says that we have to discuss about the E3. And in the E3, the Slutsky point of view says that the constant purchasing power. Constant purchasing power means same bundle. He says that कि नहीं, आप उसको इतनी इनकम दें कि वो अपना प्रीवियस बंडल अचीव करने में काबिल हो जाए. यानी लेट्स सपोज ही वाज यूजिंग अर्लियर 5 kg राइस एंड 10 kg फ्लोर, सो ही मस्ट हैव टू रिसीव द इट्स ओन बंडल. ओके, सो स्लट्सकी पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर बंडल सेम करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर कहता है कि स्लट्सकी के मुताबिक वो अपने बंडल यूज़ कर ले. बट the Hicksian curve counter this argument, and Hickson says that कि उसको उतना ही बंडल रिसीव कराना इंटेलिजेंस नहीं होगी, एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा. How the Hickson says that, why the Hickson says this, pass this statement, अब देखते हैं वो कैसे होगा. Let's suppose this is original bundle, this is the bundle received after the increase of price. This is the equilibrium that we achieve when the income has been increased and the consumer has been compensated till he receive his own utility. But the point of view of the Slutsky says that no, we want to achieve this point E0, so we have to compensate his income. No, not till the indifference curve, till the consumer achieve on the previous equilibrium point. So that's mean कि उसकी जो compensation होगी वो Hickson के मुकाबले में ज़्यादा होगी. जो उसकी compensation होगी वो Hickson के मुकाबले में ज़्यादा होगी. तो अगर ये ज़्यादा है, ये वाली ग्रीन लाइन से ये ज़्यादा है, तो वो अपना यहाँ पर एक पॉइंट पर वहाँ पर अपने बंडल को अचीव कर रहा है. Okay, so this is Slutsky point, and he received a previous one. Okay, but what is the problem here? Because कि आप ये देख रहे हैं कि वो अपने बंडल अचीव कर गए, लेकिन ये जो बजट लाइन है ये इंटरसेक्ट कर गई इस यूटिलिटी कर्व से, एंड यूटिलिटी कर्व पे हमने टेंजेंट करना होता है, इंटरसेक्ट नहीं करना होता है. तो अगर हम टेंजेंट नहीं कर रहे और उसमें से अपने E0 हासिल करने के लिए अपनी बजट को इतना बढ़ाया कि वो उससे इंटरसेक्ट कर गया, सो स्लट्सकी सेज दैट कि उसने अपना बंडल तो अचीव कर लिया, लेकिन हिक्सन सेज दैट कि ये एक रैशनल कंज्यूमर होने की वजह से कंज्यूमर इस E0 पे नहीं रुकेगा, इस पॉइंट पे नहीं रुकेगा. जब आप उसकी इनकम को इतना हद तक बढ़ाएंगे कि वो जाके उतना ही चावल और उतना ही आटा यूज़ कर ले, तो वो रैशनल बिहेवियर है. वो अपने रैशनल बिहेवियर की वजह से उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा जो कि लेस प्राइस रखती है, और वो ज़्यादा पैसे आने की वजह से एक नया इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेगा. वो U1 पे भी नहीं रहेगा, U2 पे भी नहीं, वो U3 यानी उससे एक हायर इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लेगा, और कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा वेल ऑफ हो जाएगा, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. द क्वेश्चन इज़ दैट कि इफ़ द वेलफेयर इज़ देयर और स्टेट चाहती है कि हमारे लोगों की यूटिलिटी में कमी वाक़ई ना हो, तो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द Hickson शुड बी अडॉप्टेड. अगर हम स्लट्सकी ले रहे हैं और स्लट्सकी का पॉइंट ये था कि नहीं, कंज्यूमर अपना पुराना बंडल अचीव कर ले, तो पॉइंट तो फिर भी अचीव नहीं हुआ, बिकॉज ये सिंपल सा बिहेवियर है कि कंज्यूमर क्यों ना अपने से एक और ज़्यादा हायर बंडल पे जाने की कोशिश करे. वो बोले कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मुझे ज़्यादा ही पैसे मिल चुके हैं, तो मैं अभी भी 5 किलो चावल क्यों इस्तेमाल करूं, मैं कम कर लूं, आटा 10 के बजाय 11 के बजाय 12 इस्तेमाल कर लूँ. सो इट इज़ अ रैशनल बिहेवियर, बिकॉज के आपको पता है जब
डिफरेंट प्राइसेस होती हैं CNG की और पेट्रोल की, और एक गाड़ी में दोनों ऑप्शन होते हैं. सो द रैशनल बिहेवियर इज़ दैट द कंज्यूमर मूव टूवर्ड्स द लोअर प्राइस फ्यूल, और लोग जो है कॉम्बिनेशन में CNG को भी यूज़ करते हैं और उसकी तरफ जाते हैं, बिकॉज कि अगर आप उनको इतनी इनकम दे भी देंगे वो सिर्फ पेट्रोल यूज़ करें, नहीं, वो फिर भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सेविंग करने के लिए, वो ये रैशनल बिहेवियर है कि ही विल मूव टूवर्ड्स द चीपेस्ट कॉस्ट. और जब वो ये करेगा तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा एक हायर इंडिफरेंस कर्व को हासिल करने का, और दैट विल बी द U3. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट, एंड वी विल जस्ट रिव्यू, बिकॉज कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नंबर 1, सबसे पहले हम E0 पे थे और ये मार्शल पॉइंट ऑफ व्यू था. हमने कहा कमी वाक़ई हुई, हम X1 से X3 पे चले गए और हमने एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लिया E1. स्लट्सकी ने, हिक्स ने कहा कि उसको कंपनसेट करें, उतना करें जब तक हम पुरानी यूटिलिटी को अचीव कर लें. जैसे ही अपनी कंपनसेशन करते हुए आए और हमने देखा कि लेकिन वो अपना E0 नहीं E2 बना रहा है, यानी कि उसने अपने बंडल में चेंज ज़रूर कर दिया है. स्लट्सकी ने कहा नहीं, आपको उसको पुराना बंडल वापस देने की ज़रूरत है. अगर आप पुराना बंडल वापस देते हैं तो, और हमने इनकम को जितना हमने स्लट्सकी में बढ़ाया था उससे, हिक्स में बढ़ाया था उससे ज़्यादा बढ़ाया. जब हमने उससे ज़्यादा बढ़ाया है तो हमने देखा कि कंज्यूमर अपना पुराना बंडल अचीव तो कर गया, लेकिन हिक्स ने कहा कि वो ये एक रैशनल बिहेवियर होने की वजह से वो इस इनडिफरेंस कर्व पे नहीं रुकेगा, वो इससे आगे चले जाएगा और इट विल बी द U3. नाउ वी डिस्कस दैट कि दिस इज़ द कंजम्पशन एंड इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Our question is that what are the demand curves? इससे डिमांड कर्व्स क्या बनेंगे? डिमांड कर्व्स की हमने अब तक बात नहीं करी. सो वी सेज दैट कि अगर मैं इन तीनों इक्विलिब्रियम्स को ड्रॉ करके नीचे मैप करूं तो वेरी सिंपल कि सबसे पहला जो मेरा पॉइंट बन रहा है वो मेरा बन रहा है E0, ओके, एंड दूसरा जो मेरा पॉइंट बन रहा है वो मेरा बन रहा है E1. तीसरा जो मेरा पॉइंट बन रहा है वो मेरा बन रहा है E3. अब मैं दो लिखते जाता हूँ ना, यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन आ रही थी वो आ रही थी X4, तो X1 पे मैं यहाँ था, X3 पे मैं यहाँ हो गया, और अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं इधर आ जाऊँगा X4, और यहाँ पर मैं होऊंगा तो X2. ये मेरे डिफरेंट बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करें कंपनसेशन ना होने के बाद और कंपनसेशन होने के बाद. ओके, वी अंडरस्टैंड इट. आवर क्वेश्चन इज दैट कि E0 पे एक स्पेसिफिक प्राइस थी और ये वो प्राइस थी P1. वेरी सिंपल. एंड जब E2 हो गया तो यकीनन एक प्राइस में इजाफा हुआ था ना कमोडिटी X की, तो वो P2 होगी. यहाँ से हमने अपना केस को बिल्ड करना है और डिमांड कर्व बनाना है. सो P1 पे तो मार्शलियन और हिक्सन और स्लट्स की तीनों अपने आप को एक ही रख रहे हैं, तो इसका मतलब एट ऑप्टिमाइजेशन तो ये हिक्सन और स्लट्स की मार्शल एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी अब तक कोई प्राइस चेंज आया ही नहीं है. तो स्लट्स की, हिक्सन और मार्शलियन के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो सब यही है. तो ओरिजिनल पॉइंट पे सब यही है इस जगह पर. असल जो डिफरेंस ओपिनियन का आया है वो आया है प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद. तो जैसे ही प्राइस में इजाफा देखा गया तो मार्शलियन अपने आप को यहाँ ले गया E1 पे. उसी प्राइस पे कंपनसेशन देने के बाद हिक्स ने अपने आप को पहुँचा दिया E2 पे. स्लट्सकी ने अपने आप को पहुँचा दिया E3 पे. हालांकि स्लट्सकी यहाँ E0 पे पहुँचाना चाहता था यहाँ पर, लेकिन रैशनैलिटी की वजह से देखा कि उसने एक नया इंडिफरेंस कर्व बना लिया तो वो E3 पे होगी. सो इफ वी विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स सो वी विल गेट द डिमांड कर्व. लेट्स सपोज if we join this demand curve, so this is called a demand curve and this is a Marshallian demand curve. And if we join these points, so this is called the demand curve and this is the Slutsky demand curve. And if we join this line, so this is the demand curve and this is called the Hickson demand curve. So we observe that कि इन तीनों में जो डिमांड कर्व है वो ज़्यादा
जो आपको इलास्टिक मिलता है वो मार्शलियन डिमांड कर्व मिलता है, बिकॉज के प्राइस के चेंज होने की वजह से आपने उसकी जो इम्पैक्ट आया था उसके अंदर वो सिर्फ मार्शलियन में ऑब्जर्व किया गया, बाकियों में तो आपने उसको कंपनसेट करने के बाद उसकी जो कंजम्पशन है प्राइस से ख़त्म करके एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इनकम का डाल के उसकी इलास्टिसिटी को ख़त्म किया और वो आप देखेंगे लेस इलास्टिक हो गए। लेकिन जो हिक्सन डिमांड कर्व है वो आप देखते हैं कि हिक्सन डिमांड कर्व जो है वो सबसे लेस इलास्टिक है, मार्शलियन डिमांड कर्व सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, और जो स्लट्स की डिमांड कर्व होगा वो इन दोनों के बीच में से क्रॉस करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी Marshallian, Hickson and Slits की demand curve, and I hope that you learn about it, and please subscribe our channel for more videos. Thank you.